हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 26वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 25 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अदिति ने जैसे ही पूरी कहानी बताई, एक जोर के झटके के साथ रुद्र उछला, जिसके साथ ही उसका ऑक्सीजन मास्क निकल गया। उसने चीखते हुए कहा, अदिति, मैं हूँ, मैं आपके पास ही हूँ, डरो मत। डॉक्टर, डॉक्टर। रुद्र को कांपते हुए देखकर अदिति कमरे से बाहर भागी। तभी डॉक्टर नर्सेज के साथ दौड़कर रुद्र के रूम में घुसा। रुद्र लंबी लंबी सांसें ले रहा था, उसकी आंखें खुल चुकी थी। रुद्र की ऐसी कंडीशन देखकर अदिति डर गई थी। उसको रोते हुए देखकर रूबल उसके पास आई। अदिति की इस दौरान एक भी पल पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी कि उसकी अब तबीयत कैसी है। रूबल ने उसको देखा तो वो समझ गई थी कि आखिर हुआ क्या है। उसने रुद्र के चीखने की आवाज को सुन लिया था और यही वजह थी कि वो अंदर झांककर देखना चाहती थी कि अब वो कैसा है। लेकिन एक नर्स ने रुद्र के कमरे को बिना देर किए बंद कर दिया। एक बार फिर वहां मरघट सी घोर शांति छा गई। अदिति का कलेजा उस वक्त मुंह को आ गया जब वो जोर से चीखकर खड़ा हुआ था। जहाँ एक पल के लिए वो काफी ज्यादा डर गई थी, तो वहीं अब उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि चाहे कुछ भी हो, रुद्र को होश तो आ ही गया है। हालांकि वो कितना ठीक है और कितना नहीं, यही बात उसे डरा रही थी। इस दौरान कॉरिडोर में एक बार फिर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अदिति फबक पड़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका रुद्र इस कदर परेशान हो जाएगा। उसको उसके साथ बिताया हर एक लम्हा याद आ रहा था। वो उसको कुछ होने नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर उसको कुछ होता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगी, ये वो अच्छे से जानती थी। उसका मन भारी हो चुका था। यही वजह थी कि उसने अपने आंसू पोंछे और उसके बाद बाहर लॉन में चली गई। उसका अब बदन पूरी तरह से कांप रहा था। कल रात से वो पूरी रात नहीं सोई थी और ना ही उसने खाना खाया था। ऐसे में अब उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वो अब खुद को टूटा सा हुआ महसूस कर रही थी। पता नहीं क्यों अब उसे एक अजीब सा डर सता रहा था, कहीं उसके रुद्र को कुछ हो ना जाए। तो वहीं दूसरी तरफ रूबल की भी आंखों में आंसू थे। वो काफी ज्यादा दुखी थी। हालांकि वो ये जानने के लिए खुद में हिम्मत बनाकर रखती है कि आखिर क्या रुद्र ठीक हो गया है या फिर नहीं। सुबह के 7 बजने को थे। अदिति अब भी लॉन में बनी एक सीमेंटेड बर्थ पर बैठी हुई थी। डॉक्टर को अंदर गए करीब घंटा भर हो चुका था, लेकिन अब तक शायद वो बाहर नहीं आया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर एक लम्हा उसे रह रहकर याद आ रहा था। वो बेहद तकलीफ में थी, लेकिन उसे खुद को हिम्मत देनी थी। वो जानती थी कि अगर वो कमजोर पड़ गई तो उसके रुद्र को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसे कैसे भी करके रुद्र को बचाना था, यही सोचकर वो अपने आंसू पोंछती है। इस दौरान उसने ऊपर की तरफ देखा तो सामने सूरज निकल चुका था, जिसकी गुनगुनी धूप उसके चेहरे पर आकर गिर रही थी। इस दौरान उसे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। आज के इस उगते हुए सूरज को देखकर उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन क्या उसका रुद्र अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? वो यही सब सोच रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर स्पर्श महसूस हुआ। छोटी मालकिन, आप ठीक हो? रूबल ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा। क्या हुआ? वो ठीक है। वो डॉक्टर आपको बुला रहे हैं अपनी केबिन में, उसने धीमे से कहा। अच्छा चलो, उसने धीमे से कहा और उसके बाद वो केबिन की तरफ चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ रूबल रुद्र के रूम की तरफ चली गई। अदिति के पैरों में अब नाम मात्र की भी जान नहीं बची थी। उसे अजीब सा डर सता रहा था। आखिर डॉक्टर उसे केबिन में क्यों बुला रहा है? कहीं उसकी कहानी की वजह से रुद्र को कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो गई है? वो यही सोचते हुए केबिन का दरवाजा खोलती है और उसके अंदर देखा तो डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठा हुआ रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसने नजरें ऊपर करके देखा तो उसके सामने अदिति थी। आइए मिसेज राठौड़ बैठिए, उसने अदिति को सीट ऑफर की, जिसके बाद अदिति केबिन के अंदर जाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर इस दौरान मायूसी साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मिस्टर राठौड़ अब कोमा से बाहर आ चुके हैं। सच में अब वो ठीक है? उसने रोते हुए पूछा। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों तक पहुंच गए, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे।
जब डॉक्टर ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से पूछा, बताइए ना डॉक्टर, क्या वो ठीक है? पूरी तरह से ठीक है, मैं ये बात तो अभी नहीं कह सकता हूँ। अभी भी खतरा टला नहीं है। वजह साफ है कि वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। एक डिप्रेशन के जैसा आप समझ सकती हैं, इसलिए आपको उनका बिहेवियर बहुत अजीब लग सकता है। मैं दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आपको वही दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है और ये दवाइयाँ आपको कंटिन्यू 6 मंथ्स तक भी लेनी पड़ सकती है। लेकिन दवाइयों से भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको उनकी बहुत देखभाल करनी होगी। उन्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने देना है। उन्हें गुस्से से भी बचाना होगा। लगातार योगा करके भी इसका फ़ायदा होगा। कोशिश कीजिएगा कि वो खुश रहे। आपका ढेर सारा प्यार और केयर उन्हें जल्द रिकवरी करने में मदद करेगा, लेकिन उन्हें दोबारा सिज़ोफ्रेनिया का कोई अटैक ना पड़ जाए। इसीलिए हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में 1 वीक तक रखेंगे, ताकि वो घर जाने के लायक हो जाए। डॉक्टर ने पूरी बात क्लियर की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू आप मुझे मत कहिए। यह यहाँ का ऐसा पहला केस है जिसमें एक रिलेटिव ने कोमा में गए हुए इंसान को वापस आने पर मजबूर कर दिया है। मैं इसी बात से ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है। गॉड ब्लेस यू, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू डॉक्टर, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? उसने रोते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, अभी नर्स उन्हें कुछ दवाई दे रही है। तब तक आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आप उनसे मिल सकती है। लेकिन हाँ, अब उन्हें कोई ऐसी बात मत बताना जिससे वो हर्ट हो, ओके? मैं अब पूरा ख्याल रखूंगी, यू डोंट वरी, उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद वो डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गई। इस दौरान उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। रूबल रुद्र के रूम के बाहर खड़ी थी, उसने अदिति को गले से लगा लिया। आपने कर दिखाया छोटी मालकिन, आपने कर दिखाया। वो भी रो पड़ी। अब सब ठीक हो जाएगा। हम छोटे मालिक का बहुत ख्याल रखेंगे, आप फिक्र ना करो। डॉक्टर ने भी उनका ख्याल रखने को बोला है। अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, उसके बाद मैं उनसे मिलूंगी। अदिति ने इतना कहा और उसके बाद वो वॉशरूम की तरफ चली गई, तो वहीं पीछे से रूबल चाय लाने के लिए चली गई। इस दौरान उनके घर का नौकर भी बाहर गया हुआ था। कुछ ही देर बाद अदिति वापस आ चुकी थी। उसके चेहरे पर एक तरफ खुशी भी थी, तो वहीं साथ में वो ये भी सोच रही थी कि आखिर रुद्र का उस पल क्या रिएक्शन होगा जब वो उसे फिर से देखेगा। यही नहीं, उसके दिमाग में अब ये सवाल भी था कि क्या उसे पूरी कहानी का सच पता चल चुका है? अगर हाँ, तो फिर क्या वो उसे माफ करेगा? एक-एक सवाल अब उसे परेशान कर रहा था। वो यही सोचते हुए रुद्र के रूम में जाने वाली थी कि तभी रूबल ने उसे पीछे से आवाज़ दी। छोटी मालकिन, वो चाय पी लीजिए पहले। आई नो आपका सिर दर्द कर रहा है इस वक्त। रूबल के कहते ही वो पीछे मुड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रूबल सच में उसका बहुत ख्याल रख रही थी। बावजूद इसके वो कल उससे नाराज थी। उसने चाय का कप लिया और उसके बाद बोली थैंक यू। वो बर्थ पर बैठकर चाय पीने लगी। ये कल शाम के बाद उसकी दूसरी चाय थी। यूं तो वो चाय ना पीकर भी रुद्र के रूम में जा सकती थी, क्योंकि उसके लिए तो उसकी ताजगी का सबसे बड़ा कारण उसकी मुस्कुराहट होती। मगर चाय पीने के दौरान उसे ये सोचने का ज़रूर मौका मिलने वाला था कि आखिर उसे रुद्र से बात करने के दौरान किस तरह का तरीका अपनाना है, उसे कैसे हैंडल करना है। वो यही सोचते हुए चाय को फिनिश करती है। वो जानती थी कि उसका रुद्र काफ़ी परेशान होगा, मगर उसे उसकी परेशानी को कम करना था। उसे बेहद प्यार से बात करनी थी। यही वजह थी कि पूरी तरह से मन में सोच लेने के बाद कि उसे क्या करना है, उसने चाय का कप रूबल को पकड़ाया और उसके बाद दरवाज़ा खोलकर वो रूम के अंदर चली गई। इस दौरान उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, तो वहीं बाहर बैठी रूबल की भी हालत खराब थी। बाहर का शोर भी अदिति को काफ़ी परेशान कर रहा था। अदिति ने दरवाजे को आहिस्ता से बंद किया और रुद्र की तरफ मुड़ी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बाहर होते हुए शोर में भी अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखों से इस दौरान आंसू टपक कर गालों तक पहुंच गए, जिसके बाद उसने झट से उन्हें पोंछा, क्योंकि वो खुद को रुद्र के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। वो उसकी ताकत बनना चाहती थी और यही वजह थी कि उसने जल्दी से आंखें खोली। रुद्र उसके सामने बिस्तर पर लेटा हुआ था। डॉक्टर ने उसका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया था। इस दौरान उसकी हार्ट बीट्स अब नॉर्मल थी। सब ठीक लग रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। वो थोड़ी पास गई तो उसकी पाजेब की आवाज़ सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें खोल ली। अदिति,
वो धीमे से बोला, आपकी अदिति आपके पास ही है। वो फबक पड़ी और उसके बाद दौड़कर उसके पास गई। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। रुद्र ने अपनी आंखें खोली। आई लव यू। इतनी नाराजगी क्यों थी आपको मुझसे? बोलिए, मुझसे पूछ लेते ना सब, मैं सब बताती। बस हक तो जमाते अपना। उसने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और उसके बाद उसके गाल, माथे और आंखों पर ढेर सारे किसेज किए। आई लव यू, आई रियली लव यू। यही तो सुनना था ना आपको, तो मैं बता देती हूँ। ये अदिति अब सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी। मैं भले ही आपके ही रूप में भोले से प्यार करती हूँ, लेकिन कल एक रात में मुझे एहसास हुआ मेरा रुद्र तो मुझसे उस भोले से भी ज्यादा प्यार करता है। उसने तो हक जमाया था। वो मुझसे कितना प्यार करता था ये जताता था, लेकिन इस रुद्र ने तो बिना जताए ही ना जाने मुझसे कितना प्यार किया। मुझे वो रिस्पेक्ट दी, मुझे वो इज्जत दी, मुझे प्रोटेक्ट किया, और भी बिना किसी रिश्ते के। मैं इस रिश्ते को नफरत का नाम देती रही, लेकिन आपने तो मुझ में बेइंतहा मोहब्बत की। आप ना सच में बहुत बेकार हो। कभी बताया भी नहीं कि आप मुझसे प्यार करते हो, इसलिए आपने ये सब किया था। उसने रोते हुए कहा। मैं रुद्र कुछ बोलने लगा, तभी उसने उसके होठों पर हाथ रख लिया। मुझे नहीं जानना अब कुछ भी। बस मुझे अब इस बात का पता चल चुका है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आई नो कि आप मेरे बिना अकेले नहीं रह सकते हैं। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी। अब मैं सारा हक दूंगी आपको। आप मेरे पति हो ना। आप मुझे डांट सकते हो, मेरे साथ लड़ सकते हो, मुझे प्यार कर सकते हो, और इन सब के लिए आपको मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, मेरा भी एक हक रहेगा। इतने सालों तक आपसे दूर रही हूँ, तो अब मेरा हक बनता है कि मैं अपने पति की बाहों में दुबक कर सोऊं। कितना कुछ झेला है मैंने आपके बिना, पता भी है जरा सा भी आपको। बस बिना मतलब के कोमा में चले गए। और पता है डॉक्टर क्या बोल रहा था? चांसेज कम है, वो जीना नहीं चाहते। आखिर क्यों? इन सब का तो बदला लेकर रहूंगी मैं। आपको हर एक चीज की सजा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन पहले मैं बस आपको ठीक कर लूं। मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। वो रोते हुए बोली जा रही थी और रुद्र उसे टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। इस दौरान उसके चेहरे पर एक प्यारी सी इस्माइल थी। अदिति ने उसे बोलने भी नहीं दिया था कि वो उस रात को लेकर क्या सोचता है, क्योंकि शायद अब अदिति के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि अदिति उसे कितना प्यार करती है इसका एहसास आज उसे हो गया था, जिसका पता उसकी आंखों से ही लग रहा था। अदिति उसके बाद उसके सीने से लग गई, जिसके बाद रुद्र भी अपने हाथ से उसके बालों को सहलाने लगा। आई वाना से समथिंग। नो, कुछ नहीं बोलना है। आई नो आप क्या बोलेंगे, वही सब ना जो मैंने आपको बताया। कुछ नहीं बोलना। वो बुरे दिन थे। वो हमारा काला अतीत था। जो हुआ मैंने सब बता दिया। अब अगर आप मुझे गलत भी समझोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मायने ये नहीं रखता कि आप मुझसे कितने नाराज हैं, बल्कि ये रखता है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बस मुझे ये पता है। और मैं अब बिना कुछ सोचे बस आपसे प्यार ही करूंगी। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके बाद एक बार फिर उसके गाल को चूमा। आई लव यू टू। बस ना बोलो मत। तो चुप कैसे रहूं, मुझे नहीं मालूम। मुझे अभी आपको लाड करना है। मेरे कान्हा जी ने आपको बचा लिया। भला इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? अब आप जाहिर ना भी करेंगे ना भी मैं आपसे प्यार करूंगी। और हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना, किस लिए की थी? ताकि मैं आपको वो सारे हक दूं। तो अब मिलेंगे। पता नहीं क्या क्या नहीं किया आपने मुझे पाने के लिए, पर कभी समझ ही नहीं सके कि मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे। हक से बोलते मैं खुद ही मान जाती। उसने उसे गले से लगाया और उसके बाद फिर से रोने लग गई। आज वो खुद के इमोशंस रोक नहीं पा रही थी। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, तो वहीं अदिति से इतना प्यार पाकर रुद्र की भी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने प्यार से उसे अपने गले से लगाए रखा। हालांकि उसके चेहरे को और मूड को देखकर लग रहा था कि अभी तक वो नॉर्मल नहीं हुआ था, और इस बात से अदिति भली भांति वाकिफ थी। कुछ देर यूं ही गले लगने के बाद अदिति उससे दूर हुई। उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके बाद उसके हाथ को चूमी और बोला, आई नो आपके दिमाग में वो कहानी जानने के बाद भी कई सारे सवाल कौंध रहे होंगे। मैं सबका जवाब दूंगी, लेकिन बस अभी आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ।
डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपको रेस्ट और प्यार की ज़रूरत है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा मत सोचिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि मैं पहले भी आपके साथ थी, आगे भी रहूँगी। आई लव यू। उसने एक बार फिर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। बहुत अच्छे लग रहे हो आप सब, ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे अब? कुछ भी गलत नहीं सोचोगे ना अब? नहीं, उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, जिसके बाद एक बार फिर अदिति ने उसके हाथ को चूमा। इस दौरान रुद्र की आंखों में आंसू बह निकले। अदिति अच्छे से जानती थी कि रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो उस रात के बारे में भी सोच रहा होगा। हालांकि अदिति को ये पता नहीं था कि जिस रात को अदिति जिसके साथ इंटीमेट हुई थी वो कोई और नहीं, रुद्र ही था। लेकिन अभी तक दोनों कुछ भी क्लियर नहीं करना चाहते थे। अदिति नहीं चाहती थी कि वो फिलहाल नयनतारा, माया, फिर उसके परिवार के बारे में और उनकी साजिशों के बारे में ज़्यादा सोचे। वो रुद्र को जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक उनकी बलाओं से बचाकर रखना चाहती थी। उसका तो ये मन कर रहा था कि वो उसे कहीं दूर ले जाए, ऐसी जगह जहाँ उन दोनों के सिवाय कोई ना हो। लेकिन फिलहाल यह पॉसिबल नहीं था। वो यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुला। अदिति बेटा, अचानक से उसके पीछे से दादी माँ की आवाज सुनाई दी। दादी माँ। उसने झट से आंसू पोंछे और उसके बाद वो उनकी तरफ गई। वो रुद्र अब कैसा है? वो ठीक है, उन्हें होश आ गया है। बस आप बात करो तो उनसे ज्यादा सवाल मत कीजिएगा। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम सुहास और रूबल तीनों अब नहा धोकर आ जाओ। तब तक मैं, नयनतारा और माया यहाँ है। दादी माँ के कहते ही एक पल के लिए तो वो सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या उसे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ नयनतारा और माया भी होने वाली थी। लेकिन दादी माँ के होने पर उसे खुद को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वो बोली, ठीक है दादी माँ, मैं इन्हें कहकर चली जाती हूँ। अदिति ने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद वो रुद्र को बाय बोलने के लिए चली गई। हालांकि अब भी उसे इस बात का डर जरूर लग रहा था कि कहीं नयनतारा और माया दोनों में से कोई उसके साथ फिर से कुछ गलत ना कर दे, लेकिन उसका जाना जरूरी भी था। वो फिलहाल दादी माँ को उनकी सच्चाई भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर वहां का माहौल खराब हो जाता, जो कि वो नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि रुद्र को बाय बोलने के बाद वो कमरे से बाहर चली गई, जहां एक तरफ रुद्र के कोमा से बाहर आ जाने और उसकी कंडीशन लगभग पहले की जैसी ही होने पर दादी माँ, रूबल, घर के सभी नौकर और अदिति खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ माया और नयनतारा के खेमे में खलबली मच चुकी थी। यही वजह थी कि जैसे ही 10 बजे के लगभग माया और नयनतारा रुद्र की तबीयत को लेकर यह अपडेट मिली कि रुद्र कोमा से बाहर आ चुका है, वो महीने भर की देखभाल के बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, तो ये खबर माया और उसकी मां नयनतारा से पचाई नहीं गई। नयनतारा बिना वक्त जाए किए पास ही के कैफे में चली गई। उसने झट से विराज को कॉल लगाया और बोली, वो उस कमीनी अदिति ने कर दिखाया। भला इतना गहरा भी प्यार कैसे हो सकता है विराज? उसने एक ही रात में रुद्र को कोमा से बाहर निकाल लिया और अब एक बार फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। इस बार तो अदिति हमें शायद कोई मौका भी ना देने वाली, क्योंकि अगर अब उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई, तो फिर तो हमारे पास उनका कोई तोड़ भी नहीं होगा। उसने क्रोधित होकर अपने बेटे से कहा, इतना जल्दी पैनिक होने की जरूरत नहीं है मॉम। हमने इतने सालों तक उन दोनों को घुमाया है और अब बारी रिजल्ट की है। हम पैनिक होकर सब खराब नहीं कर सकते हैं। आप तो बस इतना बताओ, वो अदिति अब कहाँ है? उसने बिल्कुल काम होकर बात की। वो घर गई हुई है, अभी दोपहर तक वो वापस आ जाएगी। नयनतारा ने फिर से परेशान होते हुए कहा, तो वी हैव गुड चांसेज। कैसा चांस? मैं कुछ समझी नहीं। उसकी माँ नयनतारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बताता हूँ मॉम, जस्ट लिसन मे बी केयरफुली। आप वैसे ही करना, ओके? नयनतारा ने कहा, जिसके बाद विराज उसे डिटेल में पूरा प्लान बताने लगा कि अदिति की अब्सेंस में वो सब दोनों क्या क्या कर सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति को इस बात का कुछ पता नहीं था कि माया और नयनतारा इतनी आसानी से चुप बैठने वाली नहीं है। वो दोनों मिलकर रुद्र को फिर से उसी स्थिति में लाना चाहती है जिसका उन लोगों ने प्लान बनाया था। हालांकि क्या वे इस बार फिर रुद्र को पागल बनाने के अपने इस प्लान में सफल होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला था।
इधर जहाँ एक तरफ रुद्र और अदिति दोनों की ही जिंदगी में उथल-पुथल मची हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य, जिसे अदिति अपने साथ लखनऊ लेकर गई थी, वो लखनऊ में उसके घर पर ही था। वो बाहर लॉन में उदास बैठा था। उसे अदिति और रुद्र दोनों की ही बहुत याद आ रही थी। कल दिन में अदिति ने उससे सिर्फ एक बार ही बात करी थी। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी बह रहे थे, क्योंकि वो रुद्र और अपनी माँ दोनों को ही काफी ज्यादा मिस कर रहा था। मम्मा, आप मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़कर चली गई? आप कहाँ हो? उसने रोते हुए कहा। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। उसे बखूबी याद था परसों की उस रात के बारे में, जब शाम को उसने अदिति और दोनों ने ही रुद्र से बड़े ही प्यार से बात करी थी। और उसके बाद डिनर करके वो दोनों वक्त पर ही सो गए थे। वो उसके सीने में दुबका हुआ गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसे अदिति नहीं मिली थी। वो काफी ज्यादा रो रहा था। हालांकि उसके बाद अदिति की माँ और नुपुर ने उसे संभाला, मगर उसे रह रहकर अदिति की काफी याद आ रही थी। मम्मा, आप आती क्यों नहीं? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? वो फुसफुसा रहा था। हे बड़ी, तुम यहाँ बैठे थे? मुझे तो लगा अपने रूम में हो। नुपुर ने दूर से ही उसे आवाज लगाते हुए कहा, लेकिन उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर उसे नहीं देखा। अरे नाराज हो क्या यार? क्या हुआ? तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? अदिति ने फुटबॉल को उसकी तरफ लुढ़काते हुए कहा, जिसके बाद फुटबॉल उसके बगल में आकर रुक गई। लेकिन उसने एक पल के लिए भी फुटबॉल की तरफ नहीं देखा। नुपुर को समझ आ गया था कि वो खेलना नहीं चाहता है, मगर क्यों, इसका उसे पता नहीं था। यही वजह थी कि वो उसकी बगल में आकर बैठी। उसने अपनी गर्दन को नीचे झुका रखा था। तभी वो बोली, हे बड़ी, क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो क्या? फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे? मुझे दी ने बताया तुम्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर की तरफ की तो उसे पता चला कि वो तो रो रहा है। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो बड़ी? तुम तो मेरे दोस्त हो, रोते तो तुम बिल्कुल गंदे लगते हो। क्या हुआ, चोट लग गई? उसने बड़े ही प्यार से उससे पूछा। नो, उसने फबकते हुए कहा। फिर क्या हुआ? घर की याद आ रही है? नो। फिर मम्मा की याद आ रही है? हाँ, वो मम्मा कहाँ है? और पापा ने भी मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया उन्होंने यहाँ पर? उसने दुखी होकर कहा। इस दौरान वो जोर-जोर से रोने लगा। हे, रोते नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो ना? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मम्मा को सच में बहुत ज्यादा काम था, इस वजह से वो अचानक से चली गई। अब सब सही है। आज शाम को ही मैं तुमसे बात करवा दूंगी, लेकिन तब तक हम खेले क्या? नुपुर ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा। मेरा मन नहीं है। वो मम्मा अब बात नहीं कर सकती क्या मुझसे? अब तो कैसे कर सकेगी बड़ी? वो ऑफिस में होगी ना? ये सब लोग इतना काम क्यों करते हैं? मम्मा झूठ बोलती है कि मुझसे प्यार करती है। वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। उसने रोते हुए कहा। अरे ऐसे नहीं बोलते हैं। देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो मैं तुम्हें अपनी व्हाट्सएप चैट्स दिखा सकती हूँ। तेरी मम्मा ने तेरे बारे में कितना पूछ रही थी, ये देखो। रात को मैसेज किया था, वो भी 3 बजे। बोली, जब मेरा चैंप सुबह उठे तो उसको दूध पिला देना। उसका ख्याल रखना, अकेला तो उसको कभी मत छोड़ना। देखो। दिखाओ। जिसके बाद नुपुर ने अपनी व्हाट्सएप चैट उसे दिखाई। चैट्स देखकर उसे सच में यकीन हो गया था, क्योंकि उसने नुपुर से चैट्स में लगभग सारी बात ही अगस्त्या को लेकर ही करी थी। ये शब्द देखकर वो रोकर उसके गले से लग गया। मासी, यू आर सो गुड। पागल, तुम भी बहुत अच्छे हो माई बड़ी। नूपुर की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद वो रोकर उसको गले से लगा लेती है। इस दौरान वो दोनों ही रोने लगे थे। उसने उसके दोनों गालों और माथों पर बेहद प्यार से किसेस किए और उसके बाद बोली, मैं भी तो तेरी मम्मा जैसी हूँ। आज से तुम मेरे साथ सो जाना जब तक मम्मा न आए। पक्का? हाँ। और मैं भी तुम्हें उनकी तरह ही अपने साथ सुलाऊंगी। उसके बाद उसने प्यार से उसके गाल पर किस किया। मुझे भी करना है। अब वो लो फिर। उसने अपने गाल को आगे कर दिया, जिसके बाद वो उसके गाल पर किस करता है और वो मुस्कुरा दिया। तभी नूपुर ने उसकी स्माइल को बड़े ही ध्यान से देखा। उसकी मध्यम आकार की आंखें, चौड़ा ललाट, पतले पतले होठ, रेशमी बाल और सबसे बड़ी बात, उसका तीखा नाक। उसका चेहरा किसी से मिल रहा था। ये तो दी नहीं, मेरा बहम है। दी इतनी प्यारी है ना, ऊपर से ये भी तो इतना प्यारा है। ऐसे ही मिल रहा होगा इसका चेहरा। वो मन ही मन बुदबुदाई और उसके बाद उसे फिर से हक कर लेती है। इस दौरान नुपुर की बाहों में भी अगस्त्या को उतना ही अच्छा लग रहा था।
उसने अपनी आंखें मूंद ली। अदिति के बारे में सोचने लगा। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। हालांकि नुपुर के फोन की चैट्स पढ़ने के बाद उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसकी माँ यानी अदिति उसे भूली नहीं है, बल्कि वो किसी काम के सिलसिले में इतनी बिजी है। कुछ देर तक ऐसे ही गले लगने के बाद नुपुर ने उससे प्यार से पूछा, अब खेलोगे क्या बड़ी? खेल में कोई बड़ी नहीं होता है, मैं आपको हरा दूंगा। उसने आंखें दिखाते हुए कहा, ओ बड़ा आया, हरा दूंगा। तेरी मम्मा मुझे आज तक नहीं हरा सकी, तू कहाँ से हरा सकेगा? नुपुर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं हरा दूंगा सच में आपको, और मैं अपनी मम्मा की हार का बदला अब आपसे लूंगा मासी जी। बड़ा आया, चला फिर मैदान में। नुपुर ने फुटबॉल को किक करते हुए कहा, जिसके बाद वो दोनों उस फुटबॉल के पीछे दौड़ने लगे। एक बार फिर अगस्त्य, जो अदिति को मिस कर रहा था, उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ चुकी थी। हालांकि खेलने के दौरान नुपुर को इस बात का बुरा लग रहा था कि मजबूरी में उसे एक नन्हे बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है। हालांकि उसे अब इस बात की खुशी जरूर हो रही थी कि वो उसे खुश रखने में कामयाब हो चुकी थी। शाम के करीब 3 बज रहे थे जब अदिति पूरी तरह से रेस्ट कर चुकी थी। वो हॉस्पिटल में आने के बाद नहा चुकी थी और अब वो चाय पीकर रूबल और सुजान के साथ गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली थी। तभी रूबल चाय लेकर उसकी तरफ बढ़ी। उसने एक कप चाय उसको पकड़ाई और बोली, लो छोटी मालकिन चाय पीजिए, हम 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, ओके। अदिति ने चाय का कप अपने होठों से लगाया ही था कि तभी उसका फोन बज गया। उसने देखा कि डॉक्टर उसे कॉल कर रहा था। ये डॉक्टर मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? उसने कॉल पिक करते हुए कहा। तभी सामने से डॉक्टर बोला, हेलो मिसेज राठौड़। जी डॉक्टर। वेयर आर यू? वो मैं तो घर पर हूँ, बस कुछ ही देर में हॉस्पिटल आने वाली हूँ। कहिए डॉक्टर, क्या हुआ? वो दरअसल मुझे आपको कुछ बताना था। जी कहिए, अदिति ने सीरियस होकर कहा। वो मैं ये बताने वाला था कि पहले तो मिस्टर राठौड़ की तबीयत में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला था। मुझे लगा था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमने उन्हें कोमा से बाहर निकालने का जो तरीका अपनाया था वो ठीक नहीं था। इससे पेशेंट की इन फ्यूचर मेंटल हेल्थ पर कभी भी फर्क पड़ सकता है। मुझे लग रहा है हमें इन्हें ऑब्जर्वेशन में और दिन रखना होगा, और यही नहीं, जरूरत पड़ने पर हमें उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देने होंगे, क्योंकि इन फ्यूचर उन्हें मेमोरी लॉस हो सकती है। वाट आर यू सेइंग? ये क्या बकवास है डॉक्टर? अभी सुबह तक तो वो ठीक थे, और ये अब अचानक से? अदिति को यकीन नहीं हो रहा था, उसे गुस्सा आ चुका था। तभी वो फिर से बोला, देखिए मिसेज राठौड़, डॉक्टर मैं हूँ या आप? मैंने सुबह कहा था, क्योंकि वो उनका पहला चेकअप था। तब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन अब उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने का खतरा बन चुका है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब लग रही है। डॉक्टर ने इतना कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। ये सब सुनकर अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर रूबल उसकी तरफ आई। उसने उससे पूछा, क्या हुआ छोटी मालकिन, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? वो दरअसल डॉक्टर ने कहा है कि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ सकते हैं। ये क्या बकवास है? सुबह तक तो ठीक थी वो। रूबल को भी यकीन नहीं हो रहा था। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतना जल्दी कैसे उनकी कंडीशन खराब हो सकती है। अदिति बोली और सोचने पर मजबूर हो गई। उसे अब माया और नयनतारा पर डाउट होने लगा था। उसे लगने लगा था, हो ना हो जरूर उनका ही कुछ किया धरा है। यही वजह थी कि उसने तुरंत अपने ड्राइवर से बोला, अभी के अभी हॉस्पिटल चलो, हमें देर हो रही है, मैं आज किसी की भी नहीं चलने दूंगी। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, और उसके बाद चाय पिए बिना ही वो बाहर निकल गई। इस दौरान उसके चेहरे पर मायूसी के साथ गुस्सा भी साफ झलक रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, वरना माया और नयनतारा का अगर ये काम है तो उन्हें मात देना आसान नहीं होगा। इस दौरान वो ये भी सोच रही थी कि अगर सच में डॉक्टर सच बोल रहा है तो फिर वो क्या करेगी? क्या उसका रुद्र हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो मन ही मन बड़बड़ाई। हालांकि वो रुद्र को बचाने के लिए अब क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल था। अदिति बिना देर के हॉस्पिटल पहुंच गई थी। जहां पहुंचते ही उसको पता चला कि डॉक्टर ने इसके बारे में दादी माँ और बाकी लोगों को भी वही बात बताई है जो उसने उसे बताई थी। जिसके बाद माया और नयनतारा ने घड़ियाली आंसू बहाए कि जो
कि लाजमी ही थे, तो वहीं दादी माँ अब काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। अदिति को शाम तक डॉक्टर ने रुद्र के रूम में नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो रुद्र से बात करेगी तो उसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो जाएगी। इस दौरान अदिति ने ये भी कहा कि वो अंदर जाकर रुद्र से किसी भी तरह की बात नहीं करेगी, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर ने उन्हें अलाउ नहीं किया। उसने यही कहा कि कल सुबह 11 बजे मुंबई से एक डॉक्टर बुलाया है जो अंतिम बार रुद्र का चेकअप करेगा। ऐसे में अगर उस डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है तो फिर रुद्र को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा, जहां उसका इलाज रिहैब से या फिर जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिक शॉक से किया जाएगा। ये सब जानकर अदिति की हालत खराब हो गई थी। लेकिन इस दौरान उसे डॉक्टर पर भी डाउट भी था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते डॉक्टर रुद्र से उसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मैं पता तो लगाकर ही रहूंगी कि आखिर इस डॉक्टर का रवैया अचानक से क्यों बदला है, कोई तो वजह है। वो मन ही मन बड़बड़ाई। इस दौरान वो सोचने लग गई कि उसे कैसे भी करके रुद्र को इस हॉस्पिटल से निकालना होगा, लेकिन पहले वो ये जान लेना चाहती थी कि क्या डॉक्टर रुद्र के बारे में झूठ बोल रहा है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है। वो यही सब सोचते हुए परेशान थी। दादी माँ भी इस दौरान रो रही थी। वो चलकर अभी उनसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उनसे बात भी की तो फिलहाल वो ही उसे गलत ठहराएगी। यही वजह थी कि वो उस महल से बाहर जाकर कुछ सोच लेना चाहती थी। अभी शाम के करीब 7 बज रहे थे जब अदिति चाय पीने के लिए टी स्टॉल पर गई थी। आज रात में रूबल, अदिति और सुजान ही वहां रुकने वाले थे। ये अब तक की उनकी तीसरी चाय थी, लेकिन अदिति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो टी स्टॉल को चाय ऑर्डर करती है और बैठकर चाय पीने लगी। इस दौरान वो फिर से दिमाग पर जोर देने लगी कि अब वो क्या कर सकती है, ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। यही नहीं, डॉक्टर इस दौरान सच बोल रहा था या झूठ, उसे इस बात पर भी डाउट था। खैर, उसने इस दौरान अपने लॉकेट को अपने हाथ पर लगाया, माथे पर लगाया और उसके बाद दिल से प्रार्थना की, हे कान्हा जी, हे भोलेनाथ, कब तक, आखिर कब तक मुझे मेरे प्यार के लिए इम्तिहान देने रहना पड़ेगा। आखिर कब तक मैं अपने पति को लेकर ऐसे ही परेशान होती रहूंगी। आप ही मदद नहीं करेंगे तो भला अब कौन मेरी मदद करेगा, उसने दुखी होकर कहा। इस दौरान उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो इतनी परेशान थी कि उसने अगस्त्या को भी कॉल नहीं किया था, ना ही उसका हालचाल पूछा था। हालांकि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो ऐसी बात है जो उससे डॉक्टर छिपा रहा है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है ये उसे भी नहीं मालूम था। वो यही सब सोचते हुए हॉस्पिटल की तरफ गई। इधर जहां एक तरफ वो परेशान नजर आ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ माया और नयनतारा काफी खुश थी। वो डॉक्टर अरोड़ो के साथ हॉस्पिटल के लॉन में खड़ी बातें कर रही थी। इस दौरान अदिति की नजर उन दोनों पर पड़ गई। वहां काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था। वो पेड़ों के पीछे छिपती हुई उनकी तरफ गई। इस दौरान उसने नयनतारा के हंसने की आवाज सुनी। डॉक्टर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अब रुद्र को पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको 10 की जगह 20 लाख दूंगी, लेकिन आप भी बदले में इस बात का वादा कीजिए कि आप रुद्र को अगले 1 महीने के अंदर अंदर पागल बना देंगे, चाहे फिर आपको इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। नयनतारा ने कहा, हे राम, मतलब ये कमीना डॉक्टर भी इन दोनों के साथ मिला हुआ है। मैं सुनती हूँ ये क्या बोल रहा है। अदिति उनकी बातें सुनकर शॉक्ड हो गई थी। हो जाएगा नयनतारा जी, सब हो जाएगा, लेकिन हाँ, 10 लाख रुपए एडवांस में मेरे घर भिजवा दीजिए। और हाँ, 1 महीने में तो ये सब नहीं हो सकेगा, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहेगी कि 2 से 3 महीने में मैं ये सब कर सकूं। ओ, और अगर उस अदिति ने कुछ पूछा तो उसको क्या जवाब देंगे। आज रात को उसको मिलने नहीं देना है। नहीं, कल डॉक्टर जब तक नहीं आ जाता है मैं उसे रूम के अंदर घुसने नहीं दूंगा। मैंने नर्स को उसे रोकने के लिए लगा दिया है। ओके, लेकिन आपने नर्स को ये तो नहीं बताया ना, आई मीन हमारे प्लान के बारे में। जी नहीं, मैं इतना पागल दिखता हूँ क्या? ओह, फिर ठीक है। लेकिन डॉक्टर, मेरे दिमाग में एक सवाल और है। अगर रुद्र ने खुद आप सबको जबरदस्ती अदिति से मिलने के लिए बोला तो उसको गुस्सा भी आ सकता है, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनता है। इसकी फिक्र ना करो आप, मैंने उसे बेहोशी की दवाई दे रखी है। वो अगली सुबह तक नहीं उठेगा, सो डोंट वरी। डॉक्टर ने सब क्लियर कर दिया, जिसके बाद नयनतारा मुस्कुराकर बोली, ग्रेट, मैं फिर कल सुबह ही आपके घर पर 10 लाख रुपए पहुंचा दूंगी। बस मेरा काम हो जाना चाहिए।
इसकी तो मन तो कर रहा है मैं यहीं इसका गला घोंट दूं, लेकिन अभी मेरे पास इसके जैसी नीच और गिरी हुई औरत के लिए वक्त नहीं है। पर हाँ, मैं भी देखती हूँ तुम लोग कैसे मेरे पति को पागल बनाते हो। ये डॉक्टर भी कमीना निकला। लोग डॉक्टर को भगवान का रूप समझते हैं और ये 10 लाख रुपए के लिए बिक गया। लेकिन इन सब से तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाना है, वरना ये राक्षस पता नहीं क्या करेंगे उनके साथ। वो मन ही मन बड़बड़ाई और उसके बाद वो एक बार फिर से छिपते छिपाते हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गई। इस दौरान उसने किसी को पता तक नहीं लगने दिया कि उसे उन सबकी असलियत का पता चल चुका है। वो कुछ ही देर में जाकर बर्थ पर बैठ गई और उसके बाद वो ये सोचने लग गई कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने रुद्र के रूम में उसे झांक कर देखा। वो बेहोश लेटा हुआ था। आई नो आपको बेहोशी की दवा दी गई है, ऐसे में आपको सच्चाई भी नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको इस कमीनी औरतों से दूर ले जाऊंगी, बहुत दूर। वही आप ठीक होंगे। वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि आपको कौन सी दवा देनी है। इस डॉक्टर ने आज सुबह ही तो बताया था कि कौन सी दवा देनी है। वही दवाइयाँ रेगुलर होगी तो आप ठीक हो जाएंगे, और फिर मेरा प्यार तो है ही, उसमें मैं कोई कमी नहीं रखूंगी। लेकिन मैं आपको लेकर कहाँ जाऊंगी और कैसे, इतने सारे लोगों के बीच से। उसने सोचना शुरू कर दिया। तभी उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आया। हाँ, मनाली, मेरी एक दोस्त है ना वहीं की, उसका मकान खाली ही पड़ा है उधर। वहाँ उसका कजिन ब्रदर भी है। मैं उससे उसके मकान की चाबी ले सकती हूँ। लेकिन मुझे किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी देनी है। किसी को अगली सुबह तक पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इन्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? इस कमीने डॉक्टर ने तो एक नर्स को तो ये बोलकर रखा है ना कि वो मुझे अंदर नहीं जाने दे। खैर, ये मैं बाद में सोचूंगी। पहले तो मुझे बाकी का काम करना चाहिए, बाकी की तैयारी करनी चाहिए। वो यही सब सोच रही थी कि तभी माया और नयनतारा वहां आ गई। इस दौरान उसने भी उनकी तरह घड़ियालू आंसू बहाए ताकि उन्हें शक ना हो। उसे उनकी असलियत का पता चल चुका है। उसको इस तरह से रोते हुए देखकर माया बोली, भाभी अब क्यों रो रही है? ये सब आपका ही तो किया धरा है, रोने से कुछ न होने वाला। अब अगर भाई पागल होंगे तो आपकी वजह से। चुप कर, बकवास करने की जरूरत नहीं। रुद्र को कुछ नहीं होगा माया, अपनी गंदी जबान को लगाम दे। और हाँ, ये वक्त किसी पर कीचड़ उछालने का नहीं है, बल्कि साथ देने का है। ये भी तो उतनी ही टूटी हुई है। कल पूरी रात रुद्र के पास थी। इसने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना। इस बार दादी माँ फूट पड़ी, जिसके बाद माया शॉक्ड हो गई। वो धीमे से फुसफुसाई, सॉरी दादी माँ, हाँ ठीक है, मेरा सिर दर्द कर रहा है अब। रूबल, उन्होंने खड़े होते हुए कहा। हाँ दादी माँ, हम जा रहे हैं। तुम तीनों कल रात के ही तरह यहाँ रुक जाओगे ना? उन्होंने माया की तरफ घुरकर देखते हुए पूछा। हाँ, क्यों नहीं दादी माँ, मैं, छोटी मालकिन और सुहास यहाँ रुक जाएंगे। उसके कहते ही दादी माँ चलते हुए बोली, अब यहीं रुकना है या चलना है? उन्होंने क्रोधित होकर पूछा। चल रहे हैं, माया बोली और उसके बाद चल पड़ी। इस दौरान वो मन ही मन क्रोधित होकर बोली, अगर अब अगला कत्ल मुझे करना पड़ा तो मैं इस दादी को मारूंगी सबसे पहले। वो बड़बड़ाए जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के चेहरे पर उन तीनों के जाने के बाद मुस्कुराहट थी। आखिर सबसे बड़ा रोड़ा तो अब टल ही चुका था। यही वजह थी कि अब कुछ देर बाद उसे अपनी दोस्त से मकान को लेकर पूछना था, तो वहीं दूसरा काम था दीनदयाल जी से गाड़ी की चाबी लेना। वो यही सब सोचते हुए बाहर लॉन में आ गई। उसने सबसे पहले अपनी दोस्त साक्षी को कॉल लगाया, जिसके बाद साक्षी ने उसे अलाउ कर दिया कि वो अगले 1 महीने तक अपने पति के साथ उसके घर में रह सकती है। हालांकि अदिति ने उसे रेंट देने के लिए कहा, मगर साक्षी ने पैसे लेने के लिए साफ इनकार कर दिया। इस दौरान साक्षी ने उसे ये भी बता दिया कि वो उसके कजिन ब्रदर प्रवीण से घर की चाबी ले ले। साक्षी के इस तरह से चाबी देने के लिए हाँ कर देने के बाद अदिति की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके बाद उसने दीनदयाल जी, जो कि माया और बाकी लोगों को छोड़कर वापस आ चुका था, उसके बाद वो पास ही के अपने घर पर जाने वाला था। उससे अदिति ने गाड़ी की चाबी ले ली और उसे घर जाने के लिए बोल दिया। हालांकि उसने चाबी क्यों ली है, इसको लेकर अदिति ने उससे कोई सवाल नहीं किया।
ये सब देखने के बाद उसने अपने हैंडबैग से अपने एटीएम कार्ड को निकाला और पास ही के एटीएम से वो 25,000 रुपए नकदी निकाल कर ले आई। वो जानती थी कि अगर इससे ज़्यादा उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने कार्ड का यूज कर सकती है या फिर वो यूपीआई से पेमेंट कर सकती है, लेकिन फिर भी लोकल एरिया में कैश भी देना पड़ सकता है। उसने इस दौरान अपना सारा सामान भी गाड़ी में रख दिया था, यहाँ तक कि हैंडबैग और नकदी भी। अब बस उसे कैसे भी करके रुद्र को वहां से बाहर लेकर आना था, वो भी बिना किसी को पता चले। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि रुद्र के रूम में कोई घुस ना जाए इसके लिए डॉक्टर ने नर्स को सख्त हिदायत दे रखी थी। यही वजह थी कि अब अदिति के दिमाग में यही सवाल था कि आखिर कैसे वो रुद्र को बिना किसी को पता चले उसके रूम से लेकर बाहर निकलेगी। रात के 12 बजने को थे। रूबल उनके घर का नौकर जस्ट अभी सोए ही थे, लेकिन अदिति अभी सो नहीं सकती थी। उसे कैसे भी करके रुद्र को इस हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाना था, लेकिन कैसे उसके दिमाग में अब यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर वो कैसे अब रुद्र को हॉस्पिटल से बाहर निकालेगी। वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो रुद्र को आज बाहर ले जाने में कामयाब नहीं हुई तो फिर डॉक्टर कल से ही रुद्र को पागल बनाने की प्रोसेस शुरू कर देंगे और उसके बाद उसे बचाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालाँकि बाद में भी वो उनके खिलाफ स्टैंड ले सकती थी, लेकिन इसके लिए फिर उसे अपने परिवार के खिलाफ जाना बेहद ज़रूरी था। यही नहीं, फिर अगर वो उसे दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाती तो फिर इस बात की क्या गारंटी थी कि वहाँ नयनतारा और माया रुद्र के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही कई सारे सवाल थे जो उसके दिमाग में कौंध रहे थे और उन सभी का एक ही जवाब था, रुद्र को कैसे भी करके उसे वहां से निकालना है, वरना वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगी। मैं क्या करूं उसने सोचा। अगर एक बुरे काम के लिए डॉक्टर मात्र 20 लाख में मान गया तो क्या ये नर्स किसी अच्छे काम के लिए नहीं मान सकती। वो बड़बड़ाई और उसके बाद उसने एक पल के लिए उस नर्स की तरफ देखा जो करीब 30 साल की थी। वो मुस्कुराकर रुद्र के रूम की तरफ गई, जहां रूम के अंदर नर्स एक चेयर डाले हुए बैठी थी। सिस, अदिति ने रूंधे हुए गले से कहा, आप फिर रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं मिसेज राठौड़। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि आप अपने पति से नहीं मिल सकती है। नर्स ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, मैं नहीं मिलूंगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो आप। अदिति ने मायूस होकर कहा, हाँ जी बोलिए, मुझे आपसे कोई बात करनी है। अदिति पोलाइटली बोली, क्या बात। डॉक्टर साहब ने सख्त मना किया है कि मैं आपको अंदर ना घुसने दूं, इससे पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा, भला एक बीवी की वजह से कैसे किसी पति की जान को खतरा हो सकता है। अगर आप मेरी जगह होती और कोई आपके लिए ऐसा बोलता तो आपको कैसा लगता। इसी डॉक्टर ने आज सुबह सबके सामने मुझे कहा था कि आपकी वजह से पेशेंट अब कोमा से बाहर आ चुका है और हम 10 दिन के अंदर ही इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। तो फिर आखिर अचानक से ही क्या हो गया। आखिर इन्हें बेहोशी की दवा क्यों दी गई है, जबकि मेरे पति ने मुझसे अच्छे से बात की थी। इन सभी सवालों के जवाब दीजिए आप। अदिति की आंखों में आंसू थे। देखिए, आप ड्रामा ना कीजिए। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो आप डॉक्टर से बात कीजिए। मैं ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। क्या कहा डॉक्टर? अरे डॉक्टर तो डॉक्टर कहलाने के लायक भी नहीं है, उसने गुस्से में कहा। आपके कहने का मतलब क्या है? आखिर आप ये ड्रामा क्यों क्रिएट करना चाह रही हैं? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ सिस्टर, आप इतनी बात जान लीजिए, जो ये पेशेंट है वो रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ है। अगर इन्हें पता चला कि इनको परेशान करने के लिए ये डॉक्टर और आप एक साजिश कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी ही नहीं, इस पूरे स्टाफ की वाट लगाने की काबिलियत रखते हैं। इसीलिए प्लीज कोऑपरेट विथ मी। किस तरह की साजिश? मैं कुछ समझी नहीं। और किस तरह का कोऑपरेट चाहती हैं आप मुझसे? नर्स ने भी आंखें दिखाते हुए पूछा। मैं सब बताती हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझ पर शक मत कीजिएगा। भला मैं अपने पति के साथ गलत क्यों करना चाहूंगी। अदिति की आंखों में आंसू थे। मुझे अच्छे से पता है कि आप अपने पति से कितना प्यार करती है। आप बताओ आखिर किस तरह की साजिश हो रही है इनके साथ। इस बार नर्स ने भी पोलाइटली बोला, बताती हूँ। अदिति ने इतना कहा और उसके बाद नयनतारा और डॉक्टर के बीच में जो 20 लाख की डील हुई थी, उसने उसके बारे में सब कुछ नर्स को बताया। ये सब जानने के बाद नर्स शॉक्ड हो गई। ओह माय गॉड, डॉक्टर अरोड़ा ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसने गुस्से में अपने दांत पीसे। पेशों के आगे कोई कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है सिस्टर, लेकिन प्लीज
अब आप वक्त जाया ना कीजिए, मुझे मेरे पति को किसी सेफ जगह लेकर जाना है। मैं इन्हें यहाँ से दूर लेकर चली जाऊंगी। उसके बाद जब ये ठीक हो जाएंगे तो ये सबसे चुन-चुन कर बदला ले लेंगे। इस बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ। अदिति ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा। सब हो जाएगा, आपके पति को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू नर्स, मगर मैं कैसे इनको यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी? आखिर सिक्योरिटी भी तो है, ऊपर से अगर किसी ने रोक लिया तो? कोई नहीं रोकेगा, मैं हूं ना। उसने इतना कहा और उसके बाद वो खड़ी हो गई। मैं आपको प्लान बता रही हूँ, आपको वैसे ही करना है। जी बताइए। मैं अभी आपको मेरे नर्स की ड्रेस लाकर दे रही हूँ, आपको उसको पहनकर आ जाओ। इसके साथ ही मैं आपको एक फैंक डेथ सर्टिफिकेट लाकर दे रही हूँ। अगर कोई भी आपको एग्जिट डोर पर रोके तो आप उसे दिखा देना। पहली बात तो रात में कोई रोकेगा नहीं, और अगर रोके तो आप उसे दिखा देना। साथ ही अंदर से आप नॉर्मल वार्ड की तरफ से होकर जाना, क्योंकि वहां पर भीड़ में से आपके लिए इन्हें बाहर लेकर जाना आसान होगा। पर नर्स, आप क्या जवाब देगी डॉक्टर को? अगर आपकी जॉब जाती भी है तो आप फिक्र मत करना, मैं मेरे हस्बैंड से कहकर फिर से आपकी नौकरी बहाल करवा दूंगी। हम स्ट्रॉन्ग केस करेंगे जिससे डॉक्टर को खुद जॉब गंवानी पड़ेगी, और अगर आपको तब तक कोई दिक्कत हुई तो मैं आपको पैसे भिजवा दूंगी। सो डोंट वरी, उसने मुस्कुराकर कहा। बहन, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, आप पैसों की तो बात ही ना करो। रही बात मैं डॉक्टर को क्या जवाब दूंगी, तो आप बस इतना सा करना, मैं आपको एक बेहोशी का स्प्रे लाकर दे दूंगी, जिसे आप मेरे नाक के पास छिड़क देना। मैं बोल दूंगी कि आपने मुझे बेहोश कर दिया था। बाकी सब व्यवस्था हो जाने के बाद आप बाहर निकल सकती है। लेकिन प्लीज आप मुझे इनकी तबीयत को लेकर इन्फॉर्म करते रहना, क्योंकि मेरे लिए मेरे पेशेंट बहुत जरूरी है। मैंने डॉक्टर अरोड़ा की तरह अपने ईमान को नहीं बेच खाया है। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सिस्टर, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अदिति ने मुस्कुराकर कहा। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे। आप ना ऐसी बात मत बोलिए, ये मेरा फर्ज है। उसने इतना कहा, उसके बाद रुद्र के रूम से बाहर निकल गई। इस दौरान उसने जैसा बोला था उस हिसाब से अदिति को सब व्यवस्था करके दे दी। अदिति की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो इतना जल्दी उसकी बात मान गई थी, और यही नहीं, उसे यकीन भी हो गया था। इस दौरान उसने उस नर्स के नंबर भी ले लिए ताकि वो उसे कॉल करके रुद्र की अपडेट देती रहे। यही नहीं, उसे कौन सी दवाई कब देनी है इसके बारे में उस नर्स को अच्छे से पता था। यही वजह थी कि उसने अदिति के नंबर ले लिए थे। करीब घंटे भर के बाद जब इमरजेंसी वार्ड में लगभग लोग सो चुके थे, उसी वक्त अदिति ने चुना। उस वक्त कॉरिडोर में घोर सन्नाटा पसरा पड़ा था। एक पतली सी नर्स रुद्र के रूम की तरफ आती है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इस दौरान उसने देखा रूबल और उनके घर का नौकर गहरी नींद में सो रहे थे। उसने आहिस्ता से रुद्र के रूम का दरवाजा खोला। वो नर्स दरवाजे के अंदर की तरफ बेहोश पड़ी थी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप मेरे साथ चलिए, उस नर्स ने मास्क उतारते हुए कहा। वो कोई और नहीं बल्कि अदिति ही थी। उसने नर्स के कपड़े पहने थे ताकि उस पर कोई शक न करे। उसके बाद उसने जल्दी से रूम के कोने में पड़ी स्ट्रेचर को रुद्र के बेड के पास लगाया। यह स्ट्रेचर उस नर्स ने पहले ही लाकर वहां पर रख दिया था। उसने उसकी नीडल निकाली और उसके बाद हाथ पर टेप लगा दी। रुद्र उसके मुकाबले काफी ज्यादा भारी था, मगर उसने पूरी ताकत लगाकर उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया और एक सफेद कपड़े से उसे कवर कर दिया। उसके बाद उसने उस नर्स को सहारा देकर उठाया और रुद्र की जगह उसे बिस्तर पर लेटाकर कवर कर दिया, ताकि अगर कोई अचानक से उस रूम को ओपन करके देखे तो सबको यही लगे कि रुद्र वहां लेटा हुआ है। उसने आखिरी बार रुद्र का माथा चूमा और उसके बाद मास्क पहनकर वो बाहर की तरफ आई। कॉरिडोर में उस वक्त कोई नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ रूबल और वो नौकर अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। उसने आहिस्ता से स्ट्रेचर को उसके रूम से बाहर निकाला और उसके बाद रूम को क्लोज कर दिया। अगले ही पल वो एग्जिट डोर की तरफ तेजी तेजी से बढ़ने लगी। इस दौरान उसने अपनी गर्दन को नीचे कर रखा था। उसे इस बात का इस दौरान बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे रोक ना ले। हे कान्हा जी, अब मुझे रास्ते में कोई ना मिल जाए, जैसे तैसे करके एक बार मैं इनको गाड़ी तक लेकर पहुंच जाऊं बस। उसने इतना कहा और उसके बाद वो बड़बड़ाते हुए एग्जिट डोर की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से एक डॉक्टर ने उसे आवाज दी, नर्स रुको। डॉक्टर की आवाज सुनकर वो रुक गई। इस दौरान उसकी हार्ट बीट्स काफी तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आया आखिर वो उस पल क्या करे। वो यही सब सोच रही थी कि तभी डॉक्टर ने उससे पूछा, इस पेशेंट को आप किस ओर ले जा रही हैं?
सर, वी आर शिफ्टिंग दिस पेशेंट टू इमरजेंसी वार्ड टू नॉर्मल वार्ड। ओ ग्रेट, कैरी ऑन। डॉक्टर ने इतना कहा और उसके बाद वो वहां से चला गया। तो वही मौका देखकर अदिति जल्दी से एग्जिट डोर की तरफ फुर्ती से चली। उसने रैंप से स्ट्रेचर को नीचे उतारा और फुर्ती से लोगों के बीच से होकर स्ट्रेचर को बाहर ले आई। एग्जिट डोर पर उस वक्त उस पर किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि सबको लगा जैसे वो किसी की डेड बॉडी को बाहर की तरफ लेकर जा रही है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के मेन डोर से बाहर निकल गई और उसके बाद अपनी गाड़ी तक पहुंची। उसने स्ट्रेचर को गाड़ी की साइड डोर की तरफ लगाया और दरवाजा खोला। हे कान्हा जी, बस 2 मिनट, उसके बाद सब हो जाएगा। उसने इतना कहा और उसके बाद जल्दी से उसने रुद्र को उठाया और उसके बाद सीट पर बैठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने ज्यादा वक्त न जाया करते हुए स्ट्रेचर को साइड में कर दिया और उसके बाद दौड़कर जल्दी से ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी। हे कान्हा जी, हेल्प मी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके झट से दौड़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू थे। वो बिना इधर-उधर ज्यादा देखे जल्दी से दिल्ली से निकल जाना चाहती थी। हालांकि उसके लिए फिलहाल ये फायदे की बात थी कि पीछे से किसी को भी इस बात का पता नहीं चला था कि वो रुद्र को लेकर निकली है। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर राहत नजर आ रही थी। इस दौरान उसने ठंड से बचने के लिए गाड़ी के एसी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। करीब घंटे भर बाद वो दिल्ली से बाहर निकल गई तो उसने गाड़ी को सुनसान हाईवे पर रोका। न जाने क्यों आज उसे किसी तरह का भी डर नहीं लग रहा था, वरना वो इस तरह से इतनी रात गए गाड़ी को चलाएगी, वो भी अकेली, क्योंकि रुद्र तो उस वक्त बेहोश था। सच कहा जाए तो उस वक्त उसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, ये खुद अदिति को भी मालूम नहीं था। उसने गाड़ी रोकने के बाद जल्दी से अपने नर्स के कपड़े उतारे और उसके बाद कपड़ों को देखकर बुदबुदाई, थैंक यू रश्मि, जो तूने सिचुएशन को समझा, तूने मेरी फीलिंग्स को समझा और मेरी हेल्प करने के लिए मान गई। उसने आंखें बंद की तो उसे उस पल की याद आ गई जब वो यही सोचते हुए हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी कि आखिर कैसे वो रुद्र को हॉस्पिटल से बाहर निकालेगी। उस नर्स ने सच में उसकी काफी ज्यादा मदद की थी। यही सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े थे। उसने कपड़े खोलकर पीछे की तरफ रख दिए थे। अब उसे बिना देर किए गाड़ी को शिमला की तरफ बढ़ाना था, लेकिन गाड़ी फिर से स्टार्ट करने से पहले अदिति ने एक बार रुद्र के माथे को छुआ और बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस आप अब जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि आप सबसे चुन-चुन कर बदला लो। उसने रुद्र को गले से लगाया और उसके बाद उसने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। घड़ी में उसने वक्त देखा तो फिलहाल 2:15 बज रहे थे। उसने टारगेट किया था कि वो सुबह तक शिमला पहुंच जाएगी। यही सोचकर उसने गाड़ी को तेजी से शिमला की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। हिमाचल, यूं तो लोग यहाँ अक्सर हनीमून मनाने या फिर घूमने फिरने के इरादे से आते हैं, लेकिन अदिति इन पहाड़ों पर इसलिए आई थी क्योंकि वो रुद्र को उसके दुश्मनों से बचाना चाहती थी। इस दौरान करीब 7 से 8 घंटे बिना रुके ड्राइव करते करते वो शिमला पहुंची ही थी। यही वजह थी कि वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन अभी भी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची थी। सुबह के उस वक्त करीब 8-7 बजे थे। चारों ओर उस वक्त कोहरा छाया हुआ था, इस वजह से वो काफी धीमे ड्राइव कर रही थी। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा वीक थी क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से मुश्किल से 4 घंटे सोई थी। यही नहीं, उसने कल रात को ढंग से खाना भी नहीं खाया था, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पी थी और फिलहाल चाय पीना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अब मनाली जाना था और मनाली का सफर भी अब उसके लिए 7 से 8 घंटे का था। ऊपर से कोहरे की वजह से उसे गाड़ी को धीमे-धीमे करके आगे बढ़ाना था। ऐसे में वो जानती थी कि उसे शाम हो जाने वाली है। ये अब आगे कैसे ड्राइव करूं, उसके आंखें बंद होने लगी और उसके हाथ पैर सब काम करने बंद कर चुके थे। इस दौरान उसने रुद्र को देखा, वो अब भी बेहोश था। उस पर दवाइयों का असर काफी ज्यादा हो चुका था। वो पूरी रात उसकी बगल वाली सीट पर यूं ही पड़ा था। इस दौरान उसने उसे किसी भी तरह की कोई दवाई भी नहीं खिलाई थी। यही वजह थी कि उसे होश कब आएगा, वो यही सब सोच रही थी। लेकिन उसने पूरी रात ड्राइव करके गाड़ी को शिमला पहुंचा दिया है, ये उसके लिए एक राहत की बात थी। उसने गाड़ी को रोक लिया और उसके बाद नीचे उतरकर अपना मुंह धोया। बाहर बहुत भयानक ठंड थी। उसकी आंखों में इस दौरान बुरी तरह से जलन महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने रुमाल से उन्हें पोंछा और उसके बाद 2 घूंट पानी का लेकर वो फिर से गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में उसने शिमला में ही गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, इस वजह से उसकी गाड़ी में पेट्रोल की तो कोई कमी नहीं होने वाली थी। चलो अब चलते हैं, मैं जब तक मनाली नहीं पहुंच जाऊंगी गाड़ी को किसी भी हाल में नहीं रोकने वाली।
उसने उसके बगल में लेटे रुद्र के हाथ को चूमते हुए कहा और उसके बाद उसने फिर से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। इस दौरान उसने घड़ी में वक्त देखा तो उसे पता चला 8 बजने वाले हैं। ऐसे में अब उसके दिमाग में ये सवाल जरूर कौंधने लगा कि आखिर उस पल क्या होगा जब डॉक्टर रुद्र के रूम में जाएगा, क्योंकि 8 बज चुकी थी और उस वक्त तो डॉक्टर चेकअप के लिए रुद्र के रूम में रोज जाता ही था। यही नहीं, 9 बजे तक तो माया और नयनतारा भी दादी माँ के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाने वाली थी और रूबल और उसके घर का नौकर भी। उस पल तक तो चहल-पहल शुरू हो चुकी थी। इस दौरान अदिति ने अपने फ़ोन को जानबूझकर स्विच ऑफ कर रखा था ताकि वो लोग उसे डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन फाइनली उसने फ़ोन को स्विच ऑन भी कर लिया। इस दौरान उसने कल रात को ही प्लान बना लिया था कि वो उन्हें क्या जवाब देगी, लेकिन इस दौरान उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, दादी जी का क्या एक्शन लेगी। हालांकि वो अच्छे से जानती थी कि उसने रूबल के हाथ में एक लेटर थमा दिया है। कुछ हद तक तो वो लेटर पढ़ने के बाद कम से कम रूबल और दादी माँ को तो उस पर ट्रस्ट होगा। लेकिन हाँ, अभी वो उन्हें डॉक्टर और नयनतारा की साजिश के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। लेकिन क्या वो ये सब ना बताकर उनके सवालों से बच सकेगी? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।